स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, मतलब 5वें महीने में उसके सर पे बाल आ जाएंगे एक तो, और ठीक है, माइक वाइक सब ठीक है, आवाज आवाज। अब हम लोग आज अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर 9। लेक्चर 9 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक कोट के साथ, ठीक है। एक मैं कोट लिख करके लेके आया हूँ, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 9। कोट कुछ इस तरह है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो यानी कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे, जब आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा, आप कुछ ना कुछ हिस्ट्री में लिख करके लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा बहुत बड़ा काम करेंगे जिसको लोग ये देखेंगे कि आपने कुछ बहुत बड़ा किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, लोग हंसेंगे, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है, ये हार्मोन्स का खेल हमने पढ़ लिया था। हार्मोन्स का खेल क्या होता है प्रेगनेंसी के वक्त, वो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमको क्या क्या देखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है लेयर्स का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, एक बार ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ लिखेंगे। क्या लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास differentiates into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. मतलब क्या था, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, क्या इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो आपका इनर सेल मास था, जो हमारा क्या था इनर सेल मास था, वो आपका चेंज हो जाएगा 3 लेयर्स में। चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोल देंगे। डिफरेंशिएट हो जाएगा 3 लेयर्स में, और उन तीनों लेयर का नाम क्या है, उन तीनों लेयर का नाम है आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच वाली लेयर, मीजोडर्म आपकी बीच वाली लेयर, और सबसे अंदर की लेयर जो है वो क्या है, एंडोडर्म। तो आपका इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो आपका सेल का मास है वो आपका चेंज जाएगा 3 लेयर्स में, और तीनों लेयर का नाम क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेयर जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ध्यान से आपको इन तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आगे क्या चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में आगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दीज 3 लेयर्स, बहुत ध्यान से, दीज 3 लेयर्स मतलब ये 3 लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड और ऑर्गन्स इन एडल्ट, मतलब यही 3 लेयर बाद में जाके हमारे बॉडी के सारे टिश्यू या फिर ऑर्गन्स को बनाती है, ठीक है। यही 3 लेयर बाद में जाके हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाती हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। It needs to be mentioned that here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissue and organs. यानी कि ये जो आपका क्या है इनर सेल मास है, इनर सेल मास जो होता है, जो इनर सेल मास होता है, इसी सेल मास के अंदर एक तरह के सेल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। इन्हीं के अंदर एक सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। और स्टेम सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को बनाने की। तो इसी इनर सेल मास के अंदर एक तरह के सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। और इसी स्टेम सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बनाने की। ध्यान से देखना, ये जो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इनर सेल मास, ठीक है। इसी के अंदर क्या होते हैं, एक तरह के सेल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। इन्हीं स्टेम सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है बॉडी के हर एक ऑर्गन को बनाने की, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, और इसको आपको याद रखना है। तो हम लोग इस चीजों को यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा क्या था, तीनों की तीनों लेयर थी, और इन्हीं तीनों लेयर से क्या बनेगा, हमारे बॉडी के सारे ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स of all the tissues and organs of the body are formed from these layers. तो इन्हीं लेयर से हमारे बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। और एक चीज क्या था, जो आपका इनर सेल मास है, बनते कैसे हैं, क्योंकि ये जो इनर सेल मास होता है इसके अंदर एक तरह के सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। यानी कि इनर सेल मास
कंटेन्स स्टेम सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, और स्टेम सेल के पास ताकत होती है, दे हैव पावर टू फॉर्म ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। मतलब इनके पास पावर होती है बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने की, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या था, ये तीनों लेयर से हमारे बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। ये तीनों लेयर से हमारे बॉडी के सारे टिश्यू या फिर ऑर्गन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक सेल होता है, उस सेल का नाम क्या है, स्टेम सेल, ठीक है। तो इस वाले सेल से बॉडी के, इस वाले सेल के अंदर वो ताकत है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को बना पाए, ठीक है। तो इसी वजह से इन लेयर से आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे बनते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है बहुत ज्यादा अच्छे से। अब देखना फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब हर एक मंथ में क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे के अंदर जब वो डिवेलप करता है, तो ठीक है, हर एक मंथ में क्या क्या होती है चीजें। अब देखो एक चीज क्या लिखी है, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। मतलब जो इंसानों में प्रेगनेंसी होती है वो कितने महीने होती है, 9 महीने की होती है, ठीक है। फिर आपको ये सवाल पूछा एनसीईआरटी में, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपसे पूछा है डॉग्स में कितने महीने की होती है, एलिफेंट्स में कितने महीने की होती है, और कैट्स में कितने महीने की होती है। तो आप उसको निकाल के लेके आए, इसको मैं होमवर्क के रूप में यहाँ सामने लेके आऊंगा, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट। अब देखो अगला क्या है, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फाउंड। मतलब 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का जो बच्चा है अंदर जो डेवलप हो रहा है उसका हार्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब 1 महीने के बाद उसका हार्ट डेवलप हो जाता है। फिर क्या लिखा है, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। मतलब क्या है, जो हम पहली बार हार्ट साउंड को सुनते हैं, और हार्ट को साउंड को हम लोग कैसे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, सबको पता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज हार्ट साउंड को सुनने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। इसकी हेल्प से जब हम पहली बार हार्ट साउंड को सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि जो हमारा अंदर का फीटस है वो ग्रो कर रहा है, वो डिवेलप कर रहा है, मतलब वो ठीक कंडीशन में है, ठीक है। तो पहला साइन डेवलपिंग फीटस का कहाँ से मिलता है, उसकी हार्ट साउंड सुनने के बाद मिलता है, ठीक है। सिंपल बातें हैं। अब अगला क्या देखना है इसमें, क्या लिखा, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डिवेलप लिम्स एंड डिजिट। मतलब दूसरा महीना पूरा होते होते उसके अंदर लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर, और डिजिट मतलब क्या होता है, उंगलियां डेवलप हो जाती है बच्चे की, ठीक है। फिर क्या लिखा, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब 12 हफ्ते के बाद, 12 हफ्ते मतलब लगभग आपका 12 7 84, लगभग आपका 3 महीना, ठीक है। लगभग 3 महीने के बाद आपके ज्यादातर ऑर्गन जो है वो बॉडी के डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके ऑर्गन सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं लगभग 12 महीने के बाद, और 12 हफ्ते के बाद। और 12 हफ्ते के लिए एक टर्म यूज किया गया आपका एनसीईआरटी में, उसको बोला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर में ये वर्ड काम आएगा, ठीक है। तो क्या है आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो आपका 12 हफ्ते के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बॉडी के डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। मतलब लिम्स मतलब उसके हाथ पैर, और उसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। सिंपल बातें हैं। अब क्या, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। मतलब 5वें महीने में उसके सर पे बाल आ जाएंगे एक तो, और दूसरा क्या है, वो पहली बार मूव करेगा पेट के अंदर, ठीक है। पेट के अंदर वो पहली बार मूव करेगा कब, 5 महीने के बाद। फिर क्या, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। अब क्या इसने बोला है, 12 वीक को बोला था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 24 वीक को क्या बोला है, अगर 12 वीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 24 वीक क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर 12 वीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो 24 वीक क्या है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर। मतलब तो अब देखो क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में यानी कि 24 वीक होने के बाद द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। जो बॉडी है उसके पूरी बॉडी में आपके छोटे छोटे बाल आ जाएंगे, पूरी बॉडी में छोटे छोटे बाल जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या देखना, आईलिड्स क्या हो जाएंगे, उसके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो उसके क्या होते हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आई लैशेस फॉर्म हो जाएंगे, और आईलिड्स जो होते हैं उसके दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं,
बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 महीने के बाद क्या होगा आपका, द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब क्या है, अब 9 महीना पूरा हुआ तो आपका जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और उसको डिलीवरी के लिए अब तैयार है। ठीक है, इसको हम लोग अब लिखेंगे, जो भी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ी हैं इसको एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर लिखने का ट्राई करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, डालो हेडिंग कॉपी में, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमको पढ़ना है, पढ़ तो लिया, उसको बस खाली लिखना है, उसका नोट्स हमको तैयार करना है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तैयार करते हैं नोट्स। अब देखो क्या है, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं, उनमें जो प्रेगनेंसी होती है कितना होती है, 9 मंथ की होती है। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो। ठीक है, साथ साथ में आप लोग लिखते रहें, जो बच्चे यहाँ हैं और जो वहाँ हैं, दोनों तरह के बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमंस में क्या होती है, आपकी प्रेगनेंसी लगभग 9 महीने की होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। अब देखो ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, पहले महीने में आपको क्या होता है, लिम्स, तो लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, उसके लिम्स और डिजिट क्या हो जाते हैं, आपके फॉर्म हो जाते हैं। पहले मंथ में क्या होता है आपका, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म। ठीक है, ये आपका क्या था पहले मंथ का, जो कि हमको यहाँ पे लिखा हो, क्या लिखा है आपका, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फाउंड। तो क्या था, पहले हार्ट बनता है, उसके बाद क्या बनता है आपका, लिम्स एंड डिजिट बनता है बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि गलती हुई है, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, अच्छा ये, अरे लगी रहता कुछ गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मंथ में आपका हार्ट बनता है, फर्स्ट मंथ में क्या बनता है आपका, हार्ट इज फॉर्म्ड। ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ क्या होता है आपका, हार्ट इज फॉर्म्ड। अब देखो क्या है, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है, द साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, द साइन ऑफ ग्रोइंग, मतलब आपका जो फीटस है वो ग्रो हो रहा है, ये साइन आपको कब मिलता है, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड, by listening to the heart sound through स्टेथोस्कोप। मतलब क्या है, जो पहला साइन है ग्रोइंग फीटस का, वो कैसे हमको मिलता है कि आपका जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। मतलब हम लोग स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट की साउंड को सुनेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि जो आपका फीटस है वो ग्रो कर रहा है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या आता है, पहले आपका ये चीजें हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखना है सेकेंड मंथ, ड्यूरिंग सेकेंड मंथ, ड्यूरिंग सेकेंड मंथ आपका क्या होता है चीजें। ड्यूरिंग सेकेंड मंथ क्या होगा, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। लिम्स और डिजिट क्या हो जाएंगे, उसके बन जाएंगे कब, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमने स्टार्टिंग क्या कम से कम
3-4 लाइन जो है वो इसका कवर कर लिया। क्या क्या कर लिया देखो यहाँ पे एक बार फिर से एनसीईआरटी हमारा सब कुछ है। क्या है? द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। सेकंड क्या था आपका? बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट। फिर आपको देखना है नेक्स्ट जो कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। अब देखो यहाँ पे मैं बड़े ध्यान से लिखूंगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये वर्ड आपका एनसीईआरटी में यूज हुआ है इसलिए एग्जाम्स में भी यूज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? 12 वीक्स। 12 वीक्स, ठीक है। एक समय होता क्या है आपका, जो मेजर ऑर्गन्स हैं या फिर मेजर ऑर्गन सिस्टम होता है, सिस्टम इज डेवलप्ड। जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो आपको क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। कब? पहले ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? फर्स्ट मंथ में आपका हार्ट इज फॉर्म्ड। फिर क्या हुआ आपका? सेकंड मंथ में क्या हुआ? लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। और जो एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि हम लोग जान कैसे पाते हैं ग्रोइंग फीटस के बारे में? स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसके हार्ट साउंड को ऑब्जर्व करके हम लोग जान पाते हैं ग्रोइंग फीटस के बारे में, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी आपका पहले ट्राइमेस्टर के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अब देखना अगला क्या है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल। एनसीईआरटी आपका लिखा है फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखा है आपका? लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आपका फॉर्म हो जाता है 12 वीक्स के। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इज फॉर्म। तो ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी में दिया है कि आपका 12 वीक्स तक आपके मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, और उसमें भी एग्जाम्पल के आपका लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बन जाता है, ठीक है। तो इतना एनसीईआरटी का हमने पॉइंट और कवर कर लिया। यहां तक देखो एक बार फिर से, क्या लिखा है आपका? बाय द एंड ऑफ, ये तो हो गया था, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड, फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, या फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है। बाय द एंड ऑफ 5 मंथ, 5 मंथ के एंड में क्या चीजें होती है? क्या होता है आपका? पहली मूवमेंट होती है बच्चे की, फर्स्ट मूवमेंट होती है किसकी? फीटस की। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व। ये कब होती है? आपकी 5वें महीने में होती है। कब होती है? 5वें महीने में आपको क्या होता है? पहली मूवमेंट ऑब्जर्व होती है किसकी? फीटस की। फिर क्या होता है आपका? फिर होता है इसमें क्या होते हैं? एंड हेयर्स आर फॉर्म्ड। और क्या आते हैं आपके? बाल उसके फॉर्म हो जाते हैं। पहली मूवमेंट होती है फीटस की, और क्या होता है? उसके हेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है आपका? ये होता है 5th मंथ के एंड में, ठीक है। 5th मंथ के एंड में आपका ये चीज होती है, ठीक है। तो हमने एक और चीज यहाँ पर देख ली जो कि एनसीईआरटी का है। क्या है? द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। फिर हमारा आखिरी आता है जो कि 24 वीक्स, यानी कि आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। इसको मैं यहां पहले लिखूंगा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर, इसी को एनसीईआरटी और क्या बोलता है? 24 वीक्स बोलता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? एक तो आपके फाइन हेयर्स आ जाएंगे बॉडी पे, फाइन हेयर्स ऑन बॉडी आ जाएगा। और क्या होगा? जो आपके आई लैशेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? आईलिड्स जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे, और आई लैशेस आर फॉर्म। आई लैशेस क्या हो जाएंगे? आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये कब होगा? आपका सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर 24 वीक्स के बाद आपका ये चीजें आपको ऑब्जर्व होंगी, ठीक है।
अभी आपका एनसीईआरटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, अब देखना अगला क्या लिखा है। फिर उसके बाद खत्म हो गया। फिर बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। इसको भी लिख लो। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड। फीटस है वो अब क्या हो गया, फुल्ली डिवेलप हो गया है। फीटस इज फुल्ली डिवेलप्ड। ठीक है, और क्या है, रेडी फॉर। अब जब पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है तब उसको बाहर निकालो, तो क्या आपका रेडी फॉर डिलीवरी। रेडी फॉर डिलीवरी आपका जो फीटस है वो हो चुका है। सिंपल सिंपल बातें हैं, ये हमारा हो गया पूरा खत्म कहानी। अब पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। अब जो अगला टॉपिक है वो आपका है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, बाकी मैं इसका नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में कुछ छूट जा रहा है तो मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। अब देखना अगला क्या लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। देखो इसके बारे में क्या लिखा है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। मतलब जो एक ड्यूरेशन होती है ह्यूमंस में प्रेगनेंसी की, कितनी होती है, 9 महीना होती है, सबको पता है। विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। तो ये 9 महीने के पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अगला क्या लिखा है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। मतलब क्या है, यूटेरस के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा डिलीवरी के टाइम। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, वो सिकुड़ेगा बहुत ज्यादा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, उसके अंदर बहुत सिकुड़ेगा वो। और इससे क्या होगा, जब विग्रस होगा मतलब बहुत ज्यादा होगा। विग्रस मतलब क्या होगा, बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत तेजी से आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूटेरस में। और उससे क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, जो बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा, उसका एक्सपल्शन हो जाएगा या फिर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, एक्सपल्शन मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकल जाना। फिर क्या लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। इसी डिलीवरी के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस बारे में। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन, पहले इसका हेडिंग डालेंगे। डालो हेडिंग, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, थोड़ा दूसरी भाषा में आ गया। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, लैक्टेशन पढ़ा चुका हूं भाई, ये टॉपिक ऑफलाइन में, ये टॉपिक आपका हो चुका है, फिर से एक बार पढ़ा रहा हूं अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो क्या है आपका पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन हमारा टॉपिक है।
अब देखो इसके बारे में हमने जो पढ़ लिया क्या है, जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमंस में प्रेगनेंसी का, वो कितना होता है, 9 मंथ होता है। 9 मंथ्स होता है प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है, ये हमको पता है। अगला क्या है, जो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसमें, यूटेरस में, इन यूटेरस। इससे क्या होता है आपका एक्सपल्शन या फिर डिलीवरी होती है किसकी, बच्चे की। एक्सपल्शन और डिलीवरी होती है किसकी, फीटस की, और फीटस किस वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें आपका, यूटेरस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे क्या होता है आपका बच्चे की एक्सपल्शन या फिर डिलीवरी हो जाती है। अगला क्या लिखा है आपका, इसी एवरेज ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं ये लोग एनसीईआरटी में, नोन एज, इसको ये लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन, गेस्टेशन क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक में। अगला क्या है, इसी डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। सिंपल सिंपल बातें, कठिन कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, इतना हमने लिख लिया जितना पढ़ा था। अब क्या लिखा है, पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब पार्ट्यूरेशन जो होता है वो एक हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से होता है, दोनों को मिला करके कुछ आपका खेल होता है, उससे क्या होता है, पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस होता है। बस ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर क्या लिखा, द सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब क्या होगा, जो सिग्नल है पार्ट्यूरेशन का वो कहां से स्टार्ट होता है, जब आपका फीटस जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तब वहां से जाता है सिग्नल किसका, पार्ट्यूरेशन का, ठीक है। तो आपका पार्ट्यूरेशन का जो पहला सिग्नल है वो कहां से जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कहां से जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लासेंटा से, इन दोनों से आपका जाएगा पहला सिग्नल, फुल्ली डेवलप्ड फीटस के पास से जाएगा पहला सिग्नल किसका, पार्ट्यूरेशन के। अब उसको बाहर निकालो, ठीक है। विच इंड्यूस, उससे क्या होगा आपका माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, हल्का हल्का, किसमें, यूटेरस में। इसको क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो अब क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, फीटल दिख रहा है कि नहीं वाला कलर कैमरे में, दिख रहा ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो क्या होता है आपका, जब जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। मतलब फीटस आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फीटस होगा, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, और प्लासेंटा, और उसके साथ में प्लासेंटा, ठीक है। ये लोग अब क्या करेंगे, दे सेंड सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन। ये लोग सिग्नल भेजेंगे किसके लिए, पार्ट्यूरेशन के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, ध्यान से देखना, क्या है, जब आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस होगा और क्या होगा, प्लासेंटा, ये दोनों मिल करके सिग्नल भेजेंगे किसके लिए, पार्ट्यूरेशन के लिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपका माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं बोला मैंने, बोला माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूटेरस में, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखा है, जब आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस होगा और क्या होगा, प्लासेंटा होगा, ये लोग भेजेंगे सिग्नल पार्ट्यूरेशन के लिए। उससे क्या होगा, उससे आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूटेरस में। अभी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं हुई, अभी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की मैंने बात नहीं की है, अभी ये बात की है किसकी, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के सिग्नल भेजा है कहां पर, पार्ट्यूरेशन का, यूटेरस के पास, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस इतनी सी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इसका वर्ड देख लो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, फीटल, फीटल मतलब फीटस, फिर क्या लिखा है, इजेक्शन मतलब उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो, ये मैसेज जाएगा।
रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है आपका, रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, मतलब बाहर निकालो। ठीक है, अगला क्या लिखा देखो, अब ये क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मतलब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा देखो, ध्यान से देखना, जब आपका माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जब क्या होगा, यूटेरस में माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब यूटेरस में थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होगा, कहां से, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से, मैटरनल पिट्यूटरी से, मतलब मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होगा। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। क्या होगा आपका, देखना क्या हुआ, पहले क्या हुआ आपका, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, जब आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा ने सिग्नल भेजा, तो क्या हुआ आपका, थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, किसमें, यूटेरस में। ठीक है, अगला क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कहां से, मैटरनल पिट्यूटरी से। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपका, अब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे हो रहा था अब वो ज्यादा होने लगेगा, किसका, यूटेरस का। पहले क्या हुआ था, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था, अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इस चीज को आपको याद रखना है, यही कॉन्ट्रैक्शन आपका लगातार बढ़ता जाएगा। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, जो हमने अभी लिख भी लिया, क्या है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने लिख लिया इसके पहले ही। विच इन फर्दर स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इससे क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर क्या होगा इसके बाद, मोर ऑक्सीटोसिन इन रिलीज, मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। इससे क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लगातार आपका क्या लिखा है, मोर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, इससे क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इससे अब क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन होगा रिलीज, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। लगातार ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर बढ़ेगा और होगा रिलीज, फिर बढ़ेगा और होगा रिलीज। ये आपका तब तक होता रहेगा जब तक डिलीवरी बच्चे की ना हो जाए, तब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अमाउंट में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब ये दोनों भाई हैं, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो फिर वो बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो बढ़ेगा। ये आपका लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। ठीक है, क्या है? अब क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारी चाइनीज भाषा, ठीक है। मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन को लिख देता हूं, मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपका जब उसका अमाउंट बढ़ेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ये आपका तब तक होता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, एक्सपल्शन ना हो जाए, या फिर आपकी डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन। मतलब ये दोनों जो साथ में हो रहे हैं, इसको क्या बोल रहा है, ये स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बोल रहा है। ऑक्सीटोसिन रिलीज एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपको दिखा है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। इन दोनों को मिला क्या बोला, इन दोनों का ये जो हो रहा है प्रोसेस, इसको क्या बोल रहा है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है
और दोनों साथ में हो रहे हैं, ठीक है। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो वापस ऑक्सीटोसिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टिमुलेटरी जो इनका रिफ्लेक्स है उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगी, या फिर एक्सपल्शन ऑफ फीटस भी बोलती है। क्या हो जाएगा आपका, एक्सपल्शन, मतलब बाहर निकल जाएगा आपका फीटस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो जाएगा वहां पे उस केस में, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं, आपको पता ही है, पढ़ लिया है। दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। ये कैसे आएगा आपका बाहर, बर्थ कैनाल के हेल्प से बाहर आएगा। और बर्थ कैनाल क्या होता है ये मैंने बता दिया पहले ही, अगर नहीं पता है तो आप एक तरह से पाप कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वाला मैंने चीजों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने इस चीज को समझाया था। बर्थ कैनाल क्या होता है, ये कैनाल क्या होता है, वो कैनाल क्या होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ और चीजों को घर पे जाकर के रिवाइज करेंगे तो आपको डाउट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चल रहा है। फिर क्या लिखा है, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। मतलब क्या होगा, जैसे ही आपका जो बच्चा है वो डिलीवर हो जाएगा वैसे ही आपका प्लासेंटा भी यूटेरस से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। फिर क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। मतलब डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देता होगा, क्या आपको लगता है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के सवाल आपके लिए होमवर्क होते हैं। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम लोग सारे एनसीईआरटी के सवालों को डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अब हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। अब क्या आते हैं, अब आते हैं हमारा जो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट बाकी है वो मुझे याद है। टाइम कितना हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट, ठीक है, टाइम बहुत है। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं, क्या है आपका, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द, अच्छा इसको लिखा है कि नहीं, इसको लिखा उखा ही नहीं है अभी, ये फिर लिख लिया है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीटस जाएगा, बस हो गया, इतना ही तो है, लिख तो लिया। नोट्स जो है वो आपके बन गए हैं। पार्टिशन हो गया, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। अच्छा हाँ, थोड़ा सा आपका बाकी है लास्ट, जो आपका इसमें लास्ट पॉइंट बाकी है वो क्या है, सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड। सून उन क्या लिखेंगे, सून तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड, आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर्ड प्लासेंटा भी आपका जो यूटेरस के बाहर आ जाता है, प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो आपका सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूटेरस। अब आता है आखिरी टॉपिक जिसका नाम क्या है, लैक्टेशन, उसका नाम निकल के आता है, ठीक है। देखो क्या है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। मतलब क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल का, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है उसके अंदर कुछ चेंज होते हैं, उसी चेंज को क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, और प्रेगनेंसी खत्म होते होते उसमें मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है, डाल दिया। अब देखो क्या है, लैक्टेशन क्या चीज है, जो मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल का, किसका, फीमेल का, जाहिर सी बात है, ठीक है, फीमेल का, उसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंशिएशन होता है, इसको यहां पर लिखता हूं डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन होता है कब, प्रेगनेंसी के टाइम, डिफरेंशिएशन होता है उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन होता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या होगा, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, इसमें जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी खत्म होते होते इसमें मिल्क जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है, लैक्टेशन बोलते हैं। अगले देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, मतलब क्या है, ये जो मिल्क है वो आपका हेल्प करेगा मदर को न्यू बॉर्न को फीड करने में, मतलब उसको खिलाने में, ठीक है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट उसके पेट में नहीं होगा उस समय तक, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक जो आपका मिल्क होता है प्रोड्यूस मदर में, वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बोलते हैं कोलोस्ट्रम, खासियत क्या है, खासियत ये है विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। क्या होता है ये वाला जो कोलोस्ट्रम जो हम लोग बोल रहे हैं दूध को, वो क्या है आपका, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज का काम आपको पता है अगर आप पढ़े लिखे इंसान है तो, ठीक है। एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, मतलब क्या करेगा ये, न्यूबॉर्न बेबी को डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, मतलब एक हेल्दी बेबी को बनाने के लिए उसको कुछ दिनों तक स्टार्टिंग के ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, मतलब बस खाली मदर मिल्क ही देना चाहिए, ठीक है, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। अगर बच्चे को हेल्दी रखना है तो, नहीं रखना है तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। अगला आता है हमारा कोलोस्ट्रम, क्या चीज है, कोलोस्ट्रम क्या चीज है, मिल्क ऑफ स्टार्टिंग और इनिशियल फ्यू डेज, जो स्टार्टिंग या फिर इनिशियल फ्यू डेज का मिल्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। खासियत क्या है इसकी, इसके अंदर क्या होते हैं, सेवरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, सेवरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज से हेल्प क्या होती है, हेल्प द इन्फेंट टू हैव रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीज। क्या करेगा ये, इन्फेंट को हेल्प करेगा रेसिस्टेंट होने में बहुत सारे डिजीज के खिलाफ, बक रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस, ऐसे बहुत सारे डिजीज जो उसको हो सकते थे वो अब नहीं होंगे क्योंकि उसने मदर मिल्क को फीड किया है, ठीक है। अगला क्या है, अगला हो गया बस खाली, अब ये पॉइंट लिखा हुआ कि डॉक्टर बोलते हैं कि माँ का दूध पिलाओ तो उससे हेल्प होगी, क्योंकि वो क्या होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो ये बातें हमको ऑलरेडी पता है। तो ये क्या हो गया, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म है। आखिरी एक टॉपिक हमारा बाकी जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपका 8 बज चुका है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी बताना कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ, कितने मिनट का रिकॉर्ड हुआ, 43 मिनट का, बैठ जाओ, भी नहीं करना भाई, तो आखिरी क्या 43 मिनट्स का आपका रिकॉर्ड हो चुका है लेक्चर। तो इसी पे हम लोग आज लेक्चर को एंड करेंगे। अब आप लोग डाउट पूछ सकते हैं इसी बात पे। ऑफलाइन के जो हमारे पास 1.5 लाख बच्चे हैं वो आप डाउट पूछ सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे हमारे पास ऑफलाइन एक क्लास में जो पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा वो लोग डाउट पूछें, ठीक है। सी यू अगेन। अगर ये सही से होता है तो हाँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3 सॉरी, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और चैप्टर 1 अभी बाकी है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग डाउट पूछें, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं लेक्चर को। थैंक यू गाइस।